गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर समुद्र विज्ञान के संबंध में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। और प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, साथ में मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है और कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज आपको समय समय पर उपलब्ध हो रही है। तो आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज की सीरीज हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है ओशनोग्राफी के संबंध में, ये है विगत शताब्दी के दौरान विश्व में समुद्र के स्तर में लगभग कितनी वृद्धि हुई है। तो यह जो वृद्धि दर्ज की गई है, अर्थात अगर इसका हम आंकड़ा बताएं आपको, तो यह आंकड़ा करीब करीब है 1900 से लेकर के ये 2000 तक का आंकड़ा है, अर्थात पिछले 100 वर्षों का आंकड़ा है। और इसमें यह पाया गया है कि जो समुद्र के स्तर में वृद्धि है यह लगभग 15 सेंटीमीटर देखी गई। कितना देखी गई? 15 सेंटीमीटर। और यदि इसी दर से यह वृद्धि होती रही तो अगले 100 वर्षों में यह जो स्तर में वृद्धि है यह लगभग 28 से लेकर के 34 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी जाएगी, ऐसा कह सकते हैं शोध में पाया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ए अर्थात 15 सेंटीमीटर। अगला है लवण जल शब्द किससे संबंधित है? तो जो सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर के आधार पर ही इसका हम नाम देते हैं लवण जल। और सारगैसो सागर कहां पर है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। किसका पार्ट है? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट है, तो वहीं पर है सारगैसो सागर। और सारगैसो सागर में सारगैसम घास पाई जाती है, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा सारगैसो सागर। और यहाँ के ही नाम के आधार पर हम लवण जल शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिखा है कि सामुद्रिक जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ घटता है। तो क्या यह सही है या गलत? लिखा है कि समुद्री जल का तापमान, क्या लिखा है? समुद्री जल का तापमान जो गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? घटता है। ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात सही है, क्योंकि जैसे जैसे सी लेवल में गहराई होती है या सी लेवल में आप अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, टेम्परेचर लगातार घटता जाता है। और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि कई लेयर पाए जाते हैं सी अर्थात सागर में, जिसमें सबसे पहला जो लेयर होता है इसको कहते हैं इपिलिमिनियन होता है, फिर थर्मोक्लाइन होता है और हाइपोलिमिनियन होता है। यहाँ पर जो कारण लिखा गया है, तापमान की गिरावट 370 मीटर से लेकर के 730 मीटर की बीच सुअंकित होती है। क्या यह सही है या गलत है? तो यह सही नहीं है, यह गलत है, क्योंकि जो यह लिखा गया है कि 370 से लेकर के 730 मीटर के बीच में यह सुअंकित किया जाता है, यह गलत है। ज़्यादातर यह जो इस पर देखिए तापमान की गिरावट के विषय में बात कर रहा है, सुअंकित किया जाता है, अर्थात जहाँ पर बेहतर तरीके से इसका हम अंकन कर सकें। तो यह गहराई कहाँ से कहाँ तक है? वह ऐसे देखा जाए तो यह लगभग 500 से लेकर के 2000 मीटर की गहराई में यह आपको देखने को मिलता है। तो इस आधार पर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, अर्थात आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उष्णकटिबंध में क्या? उष्णकटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। क्या यह सही है या गलत? इसकी चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि यह जो कह रहा है कि उष्णकटिबंध में महासागरों का पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा क्या होता है? अधिक गर्म होता है। तो इसको आइए एक मैप के माध्यम से हम समझते हैं। सपोज दैट यह हमारा अटलांटिक महासागर का इधर का पार्ट है नॉर्थ वाला और इधर का पार्ट है साउथ वाला। ये है इक्वेटर और ये जो सेक्शन है ये मान चलते हैं कि ये है उष्णकटिबंध है। यहाँ पर चलती है व्यापारिक पवन। कौन सी पवन चलती है? व्यापारिक पवन। और व्यापारिक पवन के प्रभाव में यहाँ की जो जल राशि है यह इस तरफ चली जाती है, अर्थात यहाँ पर जो क्रिया होती है ये होती है डाउन वेलिंग की क्रिया। कौन होती है? इधर होती है डाउन वेलिंग की क्रिया और इस तट पर होती है अप वेलिंग की क्रिया। कौन सी होती है? अप वेलिंग की क्रिया।
अपवेलिंग की क्रिया से क्या होता है, नीचे का जो ठंडा जल है यह ऊपर आ जाता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। साथ में यहाँ पर आपको ठंडी जलधारा भी चलती है, इसलिए इस तट का टेम्परेचर कम होता है और इस तट का टेम्परेचर अधिक होता है। तो यह अगर कोई महासागर है तो महासागर का जो पूर्वी पोर्शन है, पूर्वी पोर्शन का टेम्परेचर कम होता है किसकी तुलना में, पश्चिमी तट की तुलना में। आप यहाँ पर पढ़िए, लिखा है उष्णकटिबंध में महासागर के पूर्वी तट पश्चिमी की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। क्या यह सही है या गलत? तो यह गलत है, सही नहीं है, क्योंकि आपको अभी अभी हमने दिखाया है, यहाँ पर लिखा है कि ये वाला गर्म होता है और ये वाला ठंडा होता है, जबकि वहाँ पर क्या लिखा है, जस्ट अपोजिट लिखा है। इसी प्रकार जब आप इस वाले सेक्शन में चलते हैं तो चूंकि अब यह पछुआ पवन की पेटी होती है, पछुआ पवन की पेटी में यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है यह होती है अपवेलिंग की। कौन सी प्रक्रिया होती है? अपवेलिंग की। और अपवेलिंग से यहाँ का टेम्परेचर घट जाता है और यहाँ पर क्रिया होती है डाउनवेलिंग की, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप फिर से पढ़िए जो ये सेंटेंस लिखा है, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागर के पश्चिमी तट, क्या महासागर के पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, ये भी गलत है। जबकि कौन सा होगा, पश्चिमी तट क्या होगा, ठंडा होगा और पूर्वी तट गर्म होगा। और यही उष्णकटिबंध में क्या होगा, पूर्वी तट आपका ठंडा होगा और पश्चिमी तट गर्म होगा। तो इस आधार पर देखा जाए कथन हमारा गलत है। और कारण को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर कारण लिखा है, इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं तथा प्रचलित पवनों से अधिक प्रभावित होता है। यह पूरी तरीके से सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और यही परिणाम है कि इधर का टेम्परेचर कम हो जाता है और इधर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो खैर यहाँ पर जो हमारा प्रॉपर आंसर होगा ये हो जाएगा डी, क्योंकि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है कि महासागरों में ताप प्रवणता परत, अर्थात जिसको कहते हैं थर्मोक्लाइन लेयर, ये थर्मोक्लाइन लेयर का वैसे अगर देखा जाए विस्तार तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विस्तार हम देखने को पाते हैं। लेकिन अगर हम विषुवत रेखा के आसपास की बात करें तो विषुवत रेखा में जो थर्मोक्लाइन का डेप्थ होता है यह लगभग 500 मीटर से लेकर के 2000 मीटर की गहराई तक का जो क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन का लेयर। क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है यह औसतन आप मान चलिए कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड से घट करके लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बैठ जाता है। तो इसीलिए हम इस लेयर को क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं। और यहीं पर हमारी मिलती है ओटेक एनर्जी। क्या मिलती है? ओटेक एनर्जी यहीं पर हमको प्राप्त होती है। तो यही पूछ रहा है कि महासागरों में ताप प्रवणता की जो परत होती है, अर्थात जिसको हम थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं, का मुख्य लक्षण क्या होता है। यह जल की सबसे उष्ण परत होती है, गलत है। फिर लिखा है इस परत में गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, गलत है, तापमान घटता है। फिर लिखा है सी, इस परत में तापमान कम होता है और गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है, गलत है। इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है, यही सेंटेंस सही है। इसीलिए इसको कहते हैं तापीय प्रवणता की परत, या इसी को कहते हैं थर्मोक्लाइन लेयर। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है। अर्थात ये जो जलधाराएं लिखी गई हैं इसमें सभी जलधाराएं जो हैं क्या हैं, दिख रहा है, एक गर्म जलधारा नहीं। इसका तात्पर्य सभी गर्म हैं, लेकिन एक ऐसी जलधारा है जो ठंडी है और उसी का चयन करना है। जैसे लिखा है क्यूरोसियो की धारा, यल निनो की धारा, कनारी की धारा, मोजाम्बिक की धारा। तो यदि सभी धाराओं के विषय में आपको जानकारी होगी तभी जाकर के आप बता पाएंगे कि कौन सी ठंडी होगी और कौन सी गर्म होगी। अगर हम क्यूरोसियो के विषय में बात करें तो क्यूरोसियो की जो जलधारा है यह जापान के पूर्वी तट पर चलती है और जापान के पूर्वी तट पर यह जो जलधारा चलती है यह गर्म है। कैसी जलधारा है? यह गर्म है, जिसका नाम है क्यूरोसियो की जलधारा। इसी प्रकार अगर हम बात करें यल निनो की जलधारा, तो यल निनो की जलधारा यहाँ से इस प्रकार से चलती है। जो पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा थी, यही जलधारा जब गर्म हो जाती है तो वही यल निनो का रूप धारण करती है, अर्थात यल निनो भी एक गर्म जलधारा है। इसी प्रकार जो लिखा है कनारी, तो हम बात कर सकते हैं कि इधर की जो जलधारा है, कह सकते हैं ये जो उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है, यही जब इस गिनी की खाड़ी के पास यहाँ से जब गुजरती है कनारी के पास, यहाँ आप देखिएगा ये है कनारी, ये वाला जो सेक्शन है एक कनारी है। तो यहाँ से जब यह गुजरती है तो यह हो जाती है एक ठंडी जलधारा। कैसी जलधारा हो जाती है? ठंडी जलधारा। तो कनारी वाली जो जलधारा है यह ठंडी जलधारा है।
शेष जो जलधाराएं हैं कैसी हैं, गर्म है। इसी प्रकार मोजाम्बिक देखेंगे तो मोजाम्बिक यहाँ से गुजरने वाली एक जलधारा है जो कैसी है, गर्म जलधारा है। तो क्यूरोसियो भी जापान के पूर्वी तट पर चलने वाली गर्म जलधारा है। एल-निनो भी दक्षिणी हिंद महासागर में दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। कनारी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। और मोजाम्बिक दक्षिणी हिंद महासागर में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। तो इस आधार पर जो प्रॉपर आंसर होगा यह कनारी होगा, क्योंकि कनारी की जो जलधारा है कैसी है, ठंडी जलधारा है, अन्य सभी कैसी हैं, गर्म है। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है। अर्थात जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें कौन कौन से कारक सम्मिलित हैं उसी की चर्चा करनी है। लेकिन एक ऐसा कारक है जो इसमें अपनी भूमिका नहीं निभाता है। कोरियालिस बल की पूरी भूमिका होती है, क्योंकि कोरियालिस बल के ही परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं होती हैं यह वायु के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं। कहीं न कहीं इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोल रहता है। पवन का भी रोल रहता है, क्योंकि पवन के ही परिणाम स्वरूप जलधाराओं में गति उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो लिखा है महासागर तल की स्थलाकृति, तो तल की स्थलाकृति का जलधाराओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। हाँ, एक का प्रभाव होता है, वो होता है तट का स्वरूप एवं विस्तार। क्या? तट का जो स्वरूप होता है या तट का जो विस्तार होता है, इसका प्रभाव देखने को जलधारा पर मिलता है। लेकिन महासागर का जो तल होता है अर्थात नितल, अगर हम बेस की बात करें, इसका जो बॉटम होता है, बॉटम, ये होता है बॉटम। तो बॉटम का जो लैंड फॉर्म है, इस लैंड फॉर्म का जलधारा से कोई संबंध नहीं है। जलधारा का संबंध इस महासागर के ऊपरी पोर्शन से होता है, जिसको कहते हैं तट का स्वरूप एवं विस्तार। तो तट के स्वरूप एवं विस्तार का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन महासागर तल की स्थलाकृति अर्थात लैंड फॉर्म का कहीं से भी महासागर की जलधाराओं पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अर्थात यही गलत है और इसी आधार पर यह आंसर होगा। शेष सब सही हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा हिंद महासागर की है। अर्थात यहां पर जो जलधाराएं हैं इसमें अन्य महासागरों की है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी जलधारा है जो कहां की है, हिंद महासागर की है, और उसी का चयन करना। जैसे लिखा है अगुलहास की जलधारा। तो अगुलहास की जो जलधारा है ये कहाँ चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। यही जो मोजाम्बिक की जलधारा होती है, यही जब इस तरफ आगे बढ़ती है तो यहाँ पर है अंगुलहास। अंगुलहास के आधार पर इसका नाम पड़ता है अंगुलहास की जलधारा। क्या नाम पड़ता है? अंगुलहास की जलधारा। जबकि एंटलीज की जो जलधारा है, तो यह जो आइसलैंड की तरफ इधर जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, यही उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट का जो इधर कनारी, मतलब ये बात करें हम, एक तो होती है लेब्राडोर की, एक होती है ग्रीनलैंड की, और यहीं से एक जलधारा जो आइसलैंड के बगल से गुजरती है, इसी को हम कहते हैं एंटलीज की जलधारा। क्या कहते हैं? एंटलीज। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा संशोधन करना है। एंटलीज देखिए यहाँ पर होता है, ये है एंटलीज, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर एंटलीज है और लेसर एंटलीज है। तो यहाँ की जो जलधारा होती है यह एंटलीज जलधारा कहलाती। कैसी जलधारा कहलाती? एंटलीज कहलाती, अर्थात कैरेबियन सी से इसका संबंध होता है। लेब्राडोर की जो जलधारा होती है वह यहाँ पर चलती है। इसी प्रकार कनारी की जलधारा यहाँ पर चलती है, लेकिन अंगुलहास की जलधारा आपकी मोजाम्बिक के पश्चात हिंद महासागर से संबंध रखती है, और इस आधार पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न लिखा गया है, सारगैसो सागर प्रख्यात है किसके लिए? समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। क्योंकि जो सारगैसो नाम पड़ा है, इसी शैवाल के आधार पर ही इसका नाम सारगैसो रखा गया है, जो कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में विद्यमान है, और इसी के आधार पर लवण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अर्थात कूटबद्ध है। चार यहाँ पर, चार नहीं 5 कूट दिए गए हैं और बताना है कौन कौन सा सही है। इसके विषय में हिंद महासागर, तो लिखा है हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा के उत्तर में समुद्री धाराओं के बनने पर मानसून पवन प्रणाली के बदलते स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता। गलत है, प्रभाव पड़ता है। फिर लिखा है सोमाली की जो धारा होती है यह हिंद महासागर की उष्ण धारा है। क्या यह सही है या गलत? एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह आपका सही हो जाता है। क्या हो जाता है? यह सही हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। एक गर्म नहीं है, बल्कि कैसी होती है? या ठंडी होती है। फिर लिखा है सोमाली धारा जो है हिंद महासागर की कैसी धारा है? यह शीत धारा है। यह सही है।
फिर लिखा है पेरू धारा हिंद महासागर की शीत धारा, गलत है। पेरू जो है हिंद महासागर की नहीं है, बल्कि यह कहाँ की है, यह प्रशांत महासागर की है। इसके विषय में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ की जो जलधारा होती है इसी का नाम है पेरू, या इसी को हम कहते हैं हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। क्या नाम इसी को है, इसी को हम्बोल्ट कहते हैं। और यही कालक्रम में जब आगे बढ़ती है, जब गर्म होकर के, तो उसी का नाम एल नीनो की जलधारा नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है इसको आप ध्यान रखिएगा कि पहला तो लिखा है कि विषुवत रेखा के उत्तर में समुद्री धाराओं के बनने पर मानसून पूर्ण प्रणाली के बदलते स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है, प्रभाव पड़ता है। सोमालिया की जो धारा है हिंद महासागर की उष्ण धारा है, ये भी पूरी तरीके से सही तो नहीं है, लेकिन गलत है। यहाँ पर अगर बात करें कि सोमालिया की धारा हिंद महासागर की शीत धारा है, ये सही है। फिर लिखा है पेरू की धारा हिंद महासागर की शीत धारा है, गलत, क्योंकि पेरू की जो धारा होती है यह कहाँ पर है, तो यहाँ प्रशांत महासागर में है। इसी प्रकार हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा अगस्त और सितंबर के महीने में अदृश्य हो जाती है, यह सही है। तो इस आधार पर जो आंसर हो जाएगा यह सी और ई होगा, अर्थात बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, ये भी कूट पर आधारित है, 4 कूट है। पहला कूट यहाँ पर लिखा गया है कि महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण का अत्यधिक विनियमन करती हैं। क्या यह सही है या गलत? सही है, क्योंकि महासागरीय धाराएं जो है पृथ्वी के सतह के तापीय वातावरण को पूरी तरीके से नियंत्रित करते हैं। यह बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप नॉर्वे के जो बहुत से बंदरगाह हैं ये शीत ऋतु में भी चलते रहते हैं, क्योंकि जो अटलांटिक महासागर की उत्तरी ड्रिफ्ट होती है जो गर्म है, यह नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क की तरफ पहुंच करके वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो इस आधार पर यह पूरा नियंत्रण करती है, अर्थात यह सही है। फिर लिखा है स्थानीय पैमाने पर गर्म जलधाराएं आर्कटिक अक्षांशों के तटों पर संतुलनकारी प्रभाव डालती हैं या लाती हैं। क्या यह सही है या गलत? तो यह भी सही है, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आर्कटिक अर्थात जो 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के क्षेत्र होते हैं वहाँ का टेम्परेचर उतना कम हो नहीं पाता जितना कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट का प्रभाव रहता है। इसी प्रकार जो लिखा है कि ठंडी धाराएं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में तापमान में गिरावट नहीं ला पाती हैं। क्या यह सही है या गलत? तो यह गलत है, क्योंकि इससे टेम्परेचर में गिरावट आती ही है, ये गलत हो गया। फिर लिखा है कि घनत्व में अंतर के कारण ही महासागरीय जल में प्रवाह हो सकता है, ये सही है, क्योंकि महासागरीय जो जलराशियां होती हैं इसमें प्रवाह उत्पन्न करने के लिए प्रचलित पवनों का प्रभाव होता है, टेम्परेचर का प्रभाव होता है, डेंसिटी अर्थात घनत्व का प्रभाव होता है, सैलिनिटी का प्रभाव होता है, और तट के स्वरूप एवं विस्तार का भी प्रभाव होता है। आंसर यहाँ पर होगा ए, बी एवं डी। क्या होगा? ए, बी एवं डी, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे जैसे तरंगें तट की ओर बढ़ती हैं, क्या लिख रहा है? जैसे जैसे तरंग तट की ओर बढ़ती हैं उनके रूप में अमूल परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तनों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका तात्पर्य है कि जब गहरे सागर से, मान लेते हैं यह गहरा सागर है, इस गहरे सागर से जब आप तट की तरफ जाते हैं, किधर जाते हैं? तट की तरफ, अर्थात यह सागर का पार्ट है और धीरे 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 आप किधर जा रहे हैं? तट की तरफ जा रहे हैं, तो ये तट है। ये जब तट की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पर गहराई अधिक है, तो यहाँ पर जो तरंगें होती हैं ये काफ़ी लंबी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम तट की तरफ जाते हैं तरंगों का ये जो श्रृंग और गर्त है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, इस प्रकार से। और यहाँ पर फिर ये ऐसे आगे बढ़ता है ऐसे। तो यहाँ पर जो लिख रहा है कम अंतराल वाले श्रृंग, अर्थात ये जो श्रृंग है और एक गर्त है या गर्त है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफ़ी कम होता है। तब जब यह गहरे समुद्र से उत्पन्न होती हैं तो सबसे पहले की घटना यही होती है। उसके पश्चात जब यह तरंग तट की तरफ जाती है तो जब यह तली से रगड़ खा जाती है, तो तली से रगड़ खाने का तात्पर्य होता है, इसको कहते हैं तरंग रोधक या प्रतोड़न रेखा। इसी को क्या कहते हैं? प्रतोड़न रेखा होता है, जहाँ पर यह तरंग क्या करती है? तट से रगड़ खा करके टूट जाती है, उसको कहते हैं हम तरंग रोधक या इसी को कहते हैं प्रतोड़न रेखा। इसके पश्चात जब यह तरंग टूटती है तो टूट करके जब यह आगे बढ़ती है तो इसका नाम होता है श्वास। क्या नाम होता है? श्वास नाम होता है। श्वास का तात्पर्य होता है, इसको कहते हैं उद्धावन। क्या कहते हैं? उद्धावन। और जब यह तट से टकरा जाती है तो टकराने के पश्चात कुछ तरंगे ऊपर से और कुछ तरंगे नीचे से वापस आती हैं। तो जो नीचे से वापस आती हैं इसी को हम लोग
इस तरह से हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैकवास। क्या कहते हैं, बैकवास। तो अगर आप यहाँ से इस तरफ अगर गमन करें तो सबसे पहले कम अंतराल वाले श्रृंग पाए जाते हैं, उसके पश्चात प्रतोड़न रेखा पाई जाती है। तरंग के टूटने पर श्वास जो तट की तरफ अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ता है और तट से टकराने के बाद जो जलराशि पुनः वापस आती है सागर में, उसी को कहते हैं पश्च धावन या बैकवास। तो इस आधार पर पहला ए होगा, दूसरा ए होगा, तीसरा ए होगा और चौथा स्टेप ए होगा, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा ए बी सी एवं डी। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, कहाँ पर, उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री धाराओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमको बताना है कहाँ के, उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री धाराओं का सही क्रम। पहले लिखा है पश्चिमी पवन अपवाह, क्या ये सही है, मतलब हमको क्रम से लगाना, पहले तो यार ध्यान रखिएगा। तो इसका तात्पर्य है अगर हम प्रशांत महासागर में चलें तो कौन कौन सी जलधाराएं मिलती हैं क्रम से, उसी के विषय में हमको समझना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखते हैं कोई यहाँ पर, चलिए इमेज बहुत दूर है, तो फिर हम बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं प्रशांत महासागर है तो एक ये जलधारा चलती है जिसको कहते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की विषुवतरेखीय गर्म जलधारा। सबसे पहले ये आएगा, फिर यह जलधारा जब आगे बढ़ती है सुलावेसी से टकराने के पश्चात तो फिलीपींस, ताइवान होते हुए या जापान के पास जाती है। कहाँ जाती है, जापान के पास। और जापान के पास इसका जो नाम होता है उसको कहते हैं क्यूरोसियो। क्या कहते हैं, क्यूरोसियो। यह क्यूरोसियो की जलधारा हो जाती है। फिर यह जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप ये जो जलधारा इस प्रकार से आगे बढ़ती है, इसी को कहते हैं पश्चिमी पवन प्रवाह। क्या कहते हैं, पश्चिमी पवन प्रवाह। तो पश्चिमी पवन प्रवाह हो जाता है। फिर यह जब अलास्का के पास पहुंचती है, अर्थात अमेरिकी तट के पास पहुंचती है, तो पुनः यह क्या करती है, विषुवत रेखा की तरफ घूम जाती है और यहीं पर तट मिलता है कैलिफोर्निया का, और ये हो जाती है कैलिफोर्निया की। क्या हो जाती है, कैलिफोर्निया की। अर्थात सबसे पहले होती है विषुवत रेखीय जलधारा उत्तरी महासागर की, फिर उसके पश्चात होती है क्यूरोसियो की धारा, फिर उसके बाद पश्चिमी पवन प्रवाह, फिर होती है कैलिफोर्निया। अर्थात यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी सी ए डी। क्या हो जाएगा, बी सी ए डी, अर्थात सी विकल्प सही हो जाएगा। और अभी हम एक मानचित्र में इसको हम दिखा देते हैं, अर्थात आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब पुनः हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो जलधारा आती, मतलब यहाँ से जब ये शुरू होती है इस प्रकार से शांत महासागर में, इसको कहते हैं विषुवत रेखा की कर्म जलधारा। और यही जलधारा जब इधर आती है तो यहाँ पर सुलावेसी आइलैंड यहाँ से टकराती है और टकरा करके फिर ऐसे या घूम जाती है फिलीपींस के तट से होते हुए, और यहाँ पर जब जापान के पास पहुँचती है तो इसी का नाम हो जाता है क्यूरोसियो। फिर यहाँ पर आगे जब बढ़ती है तो यह जब इस तरह से आगे बढ़ जाती है और पहुँचती है इस वाले तट पर, ऐसे जब वापस आती है तो यहाँ से एक पार्ट तो अलास्का की तरफ चला जाता है, लेकिन जो पार्ट इस तरफ विषुवत रेखा की तरफ पुनः वापस आता है तो यहाँ पर जो तट है, इसी तट का नाम है कैलिफोर्निया, जिसको कहते हैं कैलिफोर्निया की। क्या कहते हैं, ये हो जाती है कैलिफोर्निया। आप स्पष्ट रखिएगा, अर्थात यहाँ पर ये विषुवतीय हो गई, फिर इसके पश्चात ऐसे क्यूरोसियो हो गई, फिर यहाँ पर हो जाती है ये पश्चिमी पवन प्रवाह। तो इस आधार पर यह हमारा क्रम है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और उसी आधार पर आंसर जो हमारा है ये हो जाएगा बी सी ए डी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन यहाँ पर सही है, अर्थात कूटबद्ध यहाँ पर प्रश्न है, बताना है कि सही नहीं है। क्या चयन करना है, जो सही नहीं है उसी का चयन करना है, जो सही है उसको छोड़ देना है। जैसे लिखा है, तरंग की ऊंचाई तरंग की ऊर्जा की संकेतक नहीं होती है, क्या यह सही है या गलत। तो आप स्पष्ट तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो लिखा है यही सही नहीं है। लिखा ना, तरंग की ऊंचाई तरंग की ऊर्जा की संकेतक नहीं है, क्या यह बात सही है या गलत। तो यह बात सही नहीं है, अर्थात यही सेंटेंस हमारा क्या है, सही नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा विद्यमान होती है। तरंग की जब ऊंचाई होती है तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, विद्यमान होती है। और ये लिख रहा है कि ऊर्जा नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती, इसका तात्पर्य यह सेंटेंस गलत हो गया। और यदि यह सेंटेंस गलत हो गया तो यह हमारा आंसर होगा। लेकिन और भी पढ़ते हैं, फिर लिखा है तरंग की ऊंचाई तरंग की शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है, तो सही है। फिर लिख रहा है खुले जल की दूरी जिसमें तरंग चलती है उसकी ऊंचाई को प्रभावित करती, ये भी सही है। फिर लिख रहा है समुद्र की गहराई तरंग की ऊंचाई को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, ये भी सही है।
लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट लिखा है यह गलत है और इसी आधार पर आंसर हो जाएगा ओनली ए, क्योंकि पहला ही गलत है। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, एक तरफ समुद्री धारा है और एक तरफ प्रवाहित क्षेत्र की यह जलधारा किस क्षेत्र से आगे बढ़ती है, और बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। जो गलत है वही बताना है। जैसे कनारी की धारा कहां से गुजरती है, लिखा है उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट। क्या यह सही है या गलत? तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट ही है, क्योंकि हमने कई बार इसको पढ़ लिया है। और अभी आगे यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम आपको फिर से डिफाइन कर देते हैं, तो हटा देते हैं, तो भी हटा देते हैं। यहाँ पर हमने कहा ये जो जलधारा यहाँ से गुजरती है यही क्या है, कनारी है। तो यह उत्तरी अफ्रीका हो गया, और उत्तरी अफ्रीका का ये कौन सा तट हो गया, ये पश्चिमी तट है। तो उत्तरी अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसी को क्या कहते हैं, ये वाला देखिए, उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट। यहाँ पर कौन सी धारा चलती है, कनारी, ये तो सही है। फिर लिख रहा है बेंगुला। बेंगुला की धारा कहाँ चलती है? बेंगुला की धारा दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट। क्या यह सही है या गलत? तो यह भी आप देख सकते हैं, बेंगुला की जो जलधारा होती है वह यहाँ पर चलती है, ये वाली जो ये बेंगुला है। तो बेंगुला की जो जलधारा है यह अफ्रीका का कौन सा पार्ट है, तो अफ्रीका का यह दक्षिणी पार्ट है, और दक्षिणी पार्ट के किस सेक्शन पर चलती है, पश्चिमी सेक्शन पर चलती है। अर्थात जो लिखा है बेंगुला की धारा दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर चलती है, गलत है। पूर्वी तट पर जो चलती है उसका नाम है अंगुलहास। क्या नाम है, अंगुलहास। यहाँ पर हमने बताया था कि मोजाम्बिक वाली जब आगे बढ़ती है तो इसी का नाम होता है अंगुलहास, क्योंकि यहाँ पर अंगुलहास है, इधर अंगुलहास है और इधर क्या है, बेंगुला है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा गया है कि बेंगुला की धारा दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर चलती है, गलत है। पूर्वी नहीं होगा, बल्कि किस तट पर चलती है, पश्चिमी तट पर चलती है, और यही गलत है, अर्थात यही गलत सुमेलित है, और इस आधार पर यही आंसर होगा। इसी प्रकार आप फॉकलैंड की धारा के विषय में अगर बात करें तो फॉकलैंड की धारा यहाँ पर चलती है, ये है, ये जो जलधारा है ये है फॉकलैंड, अर्थात यह दक्षिणी अमेरिका के किस पोर्शन पर है, तो पूर्वी भाग पर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला, ये लिखा है ना फॉकलैंड, फॉकलैंड दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ये सही है। फिर लिखा है लेब्राडोर। लेब्राडोर कहाँ है, न्यू फाउंडलैंड का तटीय भाग है। तो यहाँ पर ए मिलता है, ए है न्यू फाउंडलैंड, और यहाँ की जलधारा कौन सी है, लेब्राडोर। तो लेब्राडोर जो है न्यू फाउंडलैंड की धारा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यह भी सही सुमेलित है, लेकिन यह सुमेलित सही नहीं है, और इस आधार पर आंसर होगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, अब इन सबको पहले हटा देते हैं क्योंकि यह तो पिछले प्रश्न के लिए हमने प्रयोग किया है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि निम्न में से कौन एक गर्म समुद्री जलधारा है, बताना है। यहाँ पर जितनी जलधाराएं हैं सब ठंडी हैं, सिर्फ एक जलधारा है जो कैसी है, गर्म है, और उसी का चयन करना। जैसे लिखा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के इस तट पर जो जलधारा चलती है कैसी, ये गर्म होती है। कैसी होती है, गर्म होती है। साथ में लिखा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इधर की जो जलधारा होती है कैसी होती है, ठंडी होती है। साथ में अगर बात करें बेंगुला की जलधारा, तो बेंगुला जो यहाँ पर चलती है ये कैसी है, ये ठंडी होती है। इसी प्रकार पेरू यहाँ पर जो चलती है कैसी होती है, ये भी ठंडी होती है। तो पेरू भी ठंडी है, बेंगुला भी ठंडी है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा ये भी ठंडी है, लेकिन पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा कैसी है, यह गर्म है, और इस आधार पर यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हम्बोल्ट की जो धारा होती है या प्रवाहित होती है कहाँ पर, तो हम्बोल्ट की धारा आप देखिए यहाँ पर ए है, अर्थात दक्षिणी अमेरिका का कौन सा ये किनारा है, तो दक्षिणी अमेरिका का यह पश्चिमी किनारा है। कौन सा किनारा है, पश्चिमी किनारा है। तो कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे यह चलने वाली धारा होती है, जिसको पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा का नाम देते हैं। और यही जलधारा जब कुछ समय के अंतराल के पश्चात गर्म हो जाती है तो यल निनो का रूप धारण करती है, और इस आधार पर आंसर होगा ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है बेंगुला महासागर धाराएं किस तट के साथ पाई जाती हैं, अर्थात बेंगुला जो जलधारा है यह किस महासागर के किस तट के साथ पाई जाती है, यह हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बेंगुला हमने आपसे बार बार कहा है ये जो जलधारा है इसी का नाम बेंगुला है। तो बेंगुला जो है यह अफ्रीका का कौन सा पार्ट है, दक्षिणी पार्ट है, और दक्षिणी पार्ट में भी कौन सा पार्ट है, यह पश्चिमी पार्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा है बेंगुला महासागर धारा किस तट पे पाई जाती है, तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर तो गलत है, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर गलत है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर गलत है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट
तट पर पाई जाती है, अर्थात आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, मिलान करना है और एक तरफ है जलधारा, एक तरफ है महासागर की, कौन सी जलधारा किस महासागर की है। जैसे लिखा है लेब्राडोर, तो लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, इसका संबंध हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक से। इसी प्रकार ब्राजील की जो जलधारा है यह दक्षिणी अटलांटिक से संबंध रखती है। फिर जो क्यूरोसियो की जो जलधारा है, क्यूरोसियो ध्यान रखिएगा, क्यूरोसियो कहाँ है, उत्तरी प्रशांत में। हमने आपसे बार बार कहा जापान की जो पूरब में चलती है, अर्थात जो नीली जलधारा है उसी को क्यूरोसियो कहते हैं, यह उत्तरी प्रशांत की है। अंगुलहास की जो जलधारा है कहाँ है, यह दक्षिणी हिंद महासागर की है, जो मोजाम्बिक के नीचे चलती है। तो इस आधार पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4123, तो 4123 अर्थात डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं की चक्र गतीय का भाग नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चक्र गति का तात्पर्य होता है गायर। क्या होता है गायर? जब जलधारा एक चक्र के रूप में चलने लगे, किस रूप में चलने लगे, ऐसे पूरा एक साइकिल बना ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, गायर कहते हैं। और उत्तरी महासागरों में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं बनती हैं यह गायर, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनती हैं। कैसे बनती हैं, क्लॉकवाइज। और दक्षिण में जो बनती हैं कैसी बनती, एंटी क्लॉक बनती। कैसी बनती हैं, एंटी क्लॉक बनती हैं। कहीं न कहीं इसके लिए उत्तरदायी हमारा कोरियालिस बल भी होता है। क्या होता है, कोरियालिस बल भी होता है। तो यहाँ पर बताना है अंध महासागर का, अर्थात अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं जो गायर में सम्मिलित होती हैं, उसी के विषय में यहाँ पर प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर पहले एक हम मैप ले लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा, हम मैप के सहारे बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर पहले चलती है विषुवत रेखा की जलधारा, फिर यह जलधारा आपकी यहाँ पर एंटलीज हो जाती है, फिर यहाँ पर चलती है गल्फ ऑफ स्ट्रीम की धारा, और यही फिर होती है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर यहाँ पर ये होती है कनारी की धारा। ये इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और पूरा एक सर्किल बनाती हैं। लेकिन इसी में अन्य धाराएं भी आकर के मिलती हैं, जैसे लेब्राडोर। लेब्राडोर इसके साइकिल में नहीं है लेकिन आके मिलती है। ग्रीनलैंड की धारा भी आके मिलती है लेकिन इस क्रम में नहीं चलती, इस साइकिल में नहीं चलती है। इसी प्रकार इर्मिंगर की धारा होती है, नॉर्वे की धारा होती, कई धाराएं हैं, लेकिन ये धाराएं इस गायर में सम्मिलित होकर के इसको चक्रीय क्रम में नहीं, मतलब प्रोत्साहित कर रही हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमारा आंसर होगा आप स्वतः समझ सकते हैं कि उत्तरी अंध महासागर में जो धाराएं हैं, पहले लिखा है कनारी, तो कनारी तो ठीक है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है तो यह अपना पार्टिसिपेशन करती है। उत्तरी विषुवतीय धारा है, ये भी पार्टिसिपेशन करती है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम है, ये भी पार्टिसिपेशन करती है। लेकिन लेब्राडोर आके मिलती तो है, लेकिन लेब्राडोर इसमें चक्रीय गति उत्पन्न करने के लिए कोई भूमिका नहीं निभाती है, इसलिए यह गायर का पार्ट नहीं है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक महासागर का यह एक ठंडी जलधारा है। तो यह आपको ध्यान रखना है, गायर में उन्हीं जलधाराओं को शामिल किया जाता है जो इनको चक्रीय गति में सहयोग करते हैं। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है? यह है उत्तरी प्रशांत महासागर की तटीय प्रतिधारा है। क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर की तटीय प्रतिधारा है, जिसको कहते हैं डेविडसन की धारा। अगला है, मैक्सिको तट से फिलीपींस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होती है? आप सोचिए, कह रहा है कहाँ से, मैक्सिको, अर्थात ये वाला तट है, यहाँ से आप जाना चाह रहे हैं, तो यह इक्वेटर है और इक्वेटर के सापेक्ष ही आप जा रहे हैं। ऐसे जब आगे बढ़ेंगे तो आप इधर आ जाएंगे, ऐसे आएंगे ना, और ऐसे आएंगे तो यहाँ कौन सा तट है? ये फिलीपींस तट है। तो यह जो धारा आगे बढ़ रही, इस धारा का क्या नाम है? इसी का नाम है उत्तरी प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। यहाँ पर क्या कैलिफोर्निया की धारा? नहीं, ये तो है ही नहीं। क्या दक्षिणी भूमध्य रेखा की है? ये भी तो नहीं है। क्या क्यूरोसियो है? ये भी नहीं है, क्योंकि क्यूरोसियो तो यहाँ पर चलती है। एक ही बसता है जिसका नाम है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। वैसे इसका पूरा नाम है उत्तरी भूमध्य रेखा की या उत्तरी प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, शीत दीवार का संबंध कहाँ पर है? तो शीत दीवार का संबंध गल्फ स्ट्रीम के जस्ट बगल में होता है, अर्थात यहाँ पर चलती है गल्फ स्ट्रीम चलती है, और इसी के प्रति उत्तर में यहाँ पर एक जो जलधारा बनती है उसी को कहते हैं शीत दीवार। क्या बनते हैं? शीत दीवार।
तो शीत दीवार गल्फ स्ट्रीम के ही साइड लाइन में बनती है, तट की तरफ बनती है। किधर बनती है? तट की तरफ बनती है। और अगला जो प्रश्न है, यहां पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो हमको बताना है, पहले तो ये ध्यान रखिए, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की यह धारा है, इसका प्रवाह दक्षिण से उत्तर, मतलब इस प्रकार से यह मूव करेगी धारा। यही हमको डायरेक्शन के आधार पर चयन करना। जैसे लिखा कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया का जो प्रवाह है इस प्रकार से, अर्थात यह उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। फिर लिखा है क्यूराइल, क्यूराइल की जो जलधारा है यह इस प्रकार से चलती है। क्यूरोसियो इधर से इधर चलती है, ये चलती है क्यूरोसियो और ये चलती है क्यूराइल। तो क्यूराइल का जो प्रवाह है यह नॉर्थ से साउथ है, लेकिन हमको बताना क्या है, साउथ से नॉर्थ। तो क्यूराइल तो होगा नहीं, क्यूरोसियो, क्यूरोसियो यही जापान के बगल में जो चलने वाली जलधारा है, जो नीली जलधारा है, इसी का नाम क्यूरोसियो है। तो क्यूरोसियो का प्रवाह जो है यह साउथ से नॉर्थ है, क्यूराइल का जो प्रवाह है यह नॉर्थ से साउथ है। और जो अलास्का की धारा है, अलास्का की धारा भी हम कह सकते हैं यह धारा इस तरफ इक्वेटर की तरफ घूम जाती है, अरे पोल की तरफ घूम जाती है। जब इधर से आती है उत्तरी प्रशांत की ड्रिफ्ट, तो यह उत्तरी प्रशांत की ड्रिफ्ट दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक कैलिफोर्निया की नीचे तरफ चली जाती है और एक जो पोल की तरफ जाती है उसी का नाम होता है अलास्का वाली। अलास्का का पुनः प्रवाह आप देखेंगे तो थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सबसे बेहतर आंसर होगा एक कौन सा होगा? क्यूरोसियो होगा। क्या होगा? क्यूरोसियो होगा। अर्थात आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखा जाए तो इन सब प्रश्नों के जो टाइप थे काफ़ी अच्छे थे, और यदि आप इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को देखते रहेंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको प्रश्नों पर एक अच्छी पकड़ हो जाएगी, और एग्ज़ाम जब आएगा तो उसके समय हम सभी प्रश्नों को समाहित रूप से मैराथन की भी क्लास कंप्लीट करेंगे। तो देखा जाए तो इसी के साथ आज का यह एपिसोड हम समाप्त करते हैं, और हम लोग फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।